तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए कितने वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था। तो नंबर 1 पे आते हैं न्यूलैंड और नंबर 2 पे आते हैं डोबेराइनर डोबेराइनर और नंबर 3 पे आते हैं मेंडलीव। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हेनरी मोजले। इन 4 वैज्ञानिकों ने पीरियडिक टेबल में अपना योगदान दिया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पहले वैज्ञानिक न्यूलैंड के बारे में। न्यूलैंड इन्होंने बताया था कि पीरियडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसके बाद हमारे दूसरे वैज्ञानिक डोबेराइनर आते हैं। दूसरा वैज्ञानिक का नाम है डोबेराइनर। इन्होंने बताया था कि पीरियडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण इन्हीं दो तत्वों के परमाणु भार के औसत परमाणु भार का औसत उन तत्वों के बीच अथवा मध्य में या मध्य के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, लेकिन पहले हम इस परिभाषा को समझ लेते हैं कि पीरियडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण किन्हीं दो तत्वों के परमाणु भार का औसत उन तत्वों के मध्य के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसके लिए हम लिथियम को लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास होता है 7। और इसके बाद हम लेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसका एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु भार जो होता है 39 होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि पीरियडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण किन्हीं दो तत्वों के परमाणु भार का औसत उन तत्वों के मध्य के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। हमें पता है कि लिथियम और पोटेशियम के मध्य में सोडियम तत्व आता है और ये तीनों तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं। तो अब हम सोडियम को कैसे निकालेंगे लिथियम और पोटेशियम के बीच में से। तो परिभाषा में बताया गया है कि परमाणु भार का औसत। तो अब हमें परमाणु भार का औसत निकालना है। तो लिथियम का परमाणु भार 7 है प्लस पोटेशियम का 39/2, क्योंकि लिथियम का 1 है और पोटेशियम का भी 1 है।
तो बटे 2 आया। इसको जोड़ेंगे तो 46 बटे 2 आएगा और हल करेंगे तो 23 आएगा। और यही 23 सोडियम का परमाणु भार होता है, जो कि लिथियम और पोटेशियम के बीच का तत्व है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा ये डे ब्रुनयर की थ्योरम सिद्ध होती है। तो इसके बाद हम मेंडलीव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे तीसरे साइंटिस्ट हैं। मेंडलीव, हमारे तीसरे वैज्ञानिक का नाम मेंडलीव था। इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण परमाणु भार के आवर्ती फलन अथवा बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अर्थात मेंडलीव ने बताया कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण परमाणु भार के आवर्ती फलन अथवा बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। आवर्ती फलन और बढ़ते क्रम को एक ही कहते हैं, या तो आवर्ती फलन कह लो या फिर बढ़ते हुए क्रम कह लेना। इसके बाद हमारे चौथे साइंटिस्ट आते हैं हेनरी मोजले। यही हमारे लास्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था। इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में अथवा आवर्ती फलन रखा गया है। आवर्ती फलन अथवा बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। हेनरी मोजले ने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन अथवा बढ़ते क्रम में रखा गया है। और इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, जिसे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं और इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो हेनरी मोजले ने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थानांतरण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन अथवा बढ़ते हुए क्रम में होता है। इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। पीरियोडिक टेबल में ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है, टॉप टू बॉटम, इसको ग्रुप कहते हैं, और ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, इसको हम कहते हैं आवर्त, जिसे पीरियड कहते हैं। तो चलो देखते हैं ग्रुप कितने हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ग्रुप
ग्रुप की संख्या है 18, जिसे समूह कहते हैं। समूह पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप होते हैं 18। और पीरियड पीरियड कितने होते हैं? पीरियड को आवर्त कहते हैं। पीरियड होते हैं 7। टोटल 7 पीरियड होते हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। और इसके बाद हम एस ब्लॉक के बारे में जानेंगे। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है, इसको कहते हैं अल्काली मेटल। अल्काली मेटल मतलब कि क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। और एस ब्लॉक का जो दूसरा कॉलम होता है, उसको कहते हैं अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। और इसके बाद हम पी ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। पी ब्लॉक, ये जो जिगजैग मोशन में दिख रहा है, जिगजैग मोशन में जेड जैसा जिगजैग, इसको जिगजैग कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। इसमें इनको कहते हैं मेटलॉइड। इसके अंतर्गत जो इतने भी एलिमेंट आते हैं उनको मेटलॉइड कहते हैं, मतलब कि उपधातु कहते हैं। जिसमें जिसमें अधातु और धातु का गुण होता है, उसे उपधातु कहते हैं। और येलो कलर के जो दिख रहे हैं, मतलब कि पीले कलर के, येलो कलर के जो दिख रहे हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब कि अधातु। ये होते हैं अधातु। अधातु। और ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के जो होते हैं, ग्रीन कलर का होते हैं धातु। ग्रीन कलर के होते हैं धातु। मेटल मतलब कि धातु। इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट मतलब होता है तत्व। और इसके सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। और इसके बाद एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु क्रमांक। और इसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु भार। परमाणु भार होता है एटॉमिक मास का मतलब। इसके बाद वैलेंसी आती है। वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। तो हमने बताया कि एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन पर सबसे पहला एलिमेंट है। इसका सिंबल होता है H। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1। एटॉमिक मास 1 और वैलेंसी होती है 1। और हम वैलेंसी निकालने का तरीका भी बता देंगे। वैलेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। परमाणु संरचना मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद वैलेंसी निकालेंगे, संयोजकता को। तो परमाणु संरचना को कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम ऐसे लाइन खींच लेंगे
लाइन खींच लेंगे ऐसे ही। इसके बाद हाइड्रोजन का सिंबल H था, एटॉमिक नंबर 1 था, और एटॉमिक मास परमाणु भार 1 था। परमाणु संरचना, तो सबसे पहले हम ये न्यूक्लियस बनाएंगे और इसको कहते हैं नाभिक, और इसके चारों तरफ एक सर्कल होता है, उसको कहते हैं कक्षा, मतलब कि सेल, इसे सेल कहते हैं। और नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और देखेंगे कि नाभिक के बाहर सिर्फ एक ही कक्षा है, एक कक्षा है, ठीक है, सिर्फ एक कक्षा है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 1। मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने लगा दिया 1। और हमें पता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। कितने भरे जाते हैं? 2। और न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक, नाभिक में क्या क्या हो पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाद आता है, इसका इलेक्ट्रॉन 1 था और इसका इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। मतलब कि हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। मैंने आपको वैलेंसी कितने तक की बताई थी? 4 तक की, कि अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 वैलेंसी होगी, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 8 में से 5 घटाकर वैलेंसी लिख देंगे, माइनस की होगी लेकिन। तो देखते हैं, हीलियम आता है इसके बाद। हीलियम, हीलियम हमारा सेकंड एलिमेंट है और इसका सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास क्या होता है इसका? 4। एटॉमिक नंबर का 2 गुना हो जाता है एटॉमिक मास। यहाँ पर सिर्फ मैं अक्रिय गैसों की बता रहा हूँ, मतलब कि नोबल गैस की। इसका मतलब है कि 18वें ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक नंबर का 2 गुना एटॉमिक मास होता है। सिर्फ नोबल गैस के लिए ये फार्मूला यूज होता है। और इसके बाद हम हीलियम के परमाणु संरचना के बारे में जानें। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब इसका कक्षा जो है पूरा हो गया, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। समझे? ठीक। और इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम, लिथियम की Li होती है सिंबल, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 7। इसका 2 गुना का 1, 2 गुना का 1 जोड़ देते हैं 2 गुना में, और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है 3। 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसका बाहरी कक्षा में तो 2 भरेगा, ठीक। और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम अगले वाली कक्षा में डाल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन को। 1 इलेक्ट्रॉन को अगली वाली कक्षा में डाल दिया, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वैलेंसी होती है। मैंने आपको बताया था पहले ही। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसके बाद आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। इसका सिंबल होता है Be, और एटॉमिक नंबर होता है 4, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 2 गुना में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनेगा, नाभिक के बाहर
एक कक्षा होगी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमारी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आता है बोरान। बोरान, इसका जो सिंबल होता है वो होता है B, और इसके बाद एटॉमिक नंबर 5 होता है, और इसका जो होता है एटॉमिक मास 11 होता है, और नाभिक के बाहर जो कक्षा पहली आती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। एटॉमिक नंबर को ही 5 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इतना समझ में आया? इसके बाद तो हमारा इसका बैलेंस होगा वो होगा 3। मैंने कहा था 4 तक बैलेंसियाँ होती हैं, और इसके बाद घटने लगती हैं 8 में से। ठीक है। इसके बाद हमारा एलिमेंट आता है कार्बन। क्या आता है? कार्बन, जिसका सिंबल होता है C, और एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, और इसका एटॉमिक मास होता है 12। फिर किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का 2 गुना ही एटॉमिक मास हो रहा है, और किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में के 2 गुने में 1 जोड़कर एटॉमिक मास बन रहा है। तो इसका नाभिक के बाहर के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और हमें पता है कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही बैलेंसी होती है। तो कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका सिंबल होता है N, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसका एटॉमिक मास जो होता है इसका दुगुना होता है, 14। और इसके बाद एटॉमिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर L वाली कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हमारी बैलेंसी हो जाएगी। तो 8 - 5 = 3, मतलब कि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 हो गई, लेकिन घटाया गया तो माइनस में। कभी भी अगर घटाया जाए तो बैलेंसी हमेशा माइनस में आएगी। ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। इसका सिंबल होता है O, और एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका होता है 16, एटॉमिक मास 16 होता है, और संरचना बनेगी बाहर K वाली कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और L वाली कक्षा में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही बात हो जाएगी कि 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारा पास -2 बचेगा, 2 बैलेंसी होगी। ठीक है। ओके। इसके बाद आपको 30 तक के एलिमेंट की बैलेंसियों को इसी विधि के द्वारा निकालना है। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।